आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है इलेक्ट्रिकल क्लब में। दोस्तों आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं टीडीपी के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। दोस्तों ये आप लोग का ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर एक आपका ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें बैक नहीं आती है। बहुत ही इजी सब्जेक्ट है। आप लोग को 15 ऐसे क्वेश्चन दिखाने वाला हूँ जिससे आप लोग की तैयारी अच्छी खासी हो जाएगी और आप लोग के 35 से 40 नंबर एग्ज़ाम में आसानी से आ जाएंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, संचरण प्रणाली का लेआउट बनाइए। यानी कि आप लोग का जो भी ट्रांसमिशन सिस्टम होता है उसका लेआउट यानी कि सिंगल लाइन डायग्राम बनाना है। क्वेश्चन को आप लोग को समझना पड़ेगा। क्वेश्चन जो है आप लोग के शुद्ध हिंदी में आते हैं और हम लोग जो है मीडियम हिंदी में पढ़ते हैं, जैसे कि ट्रांसमिशन सिस्टम हम लोग ऐसे पढ़ते हैं, तो यहाँ पर आता है शुद्ध हिंदी में, तो वो आप लोग को कंफ्यूज कर देगा। तो आप लोग हिंदी इंग्लिश दोनों में पेपर पढ़ कर दीजिएगा। सेकंड क्वेश्चन है, उच्च वोल्टेज संचरण के लाभ लिखिए। यानी कि हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन के लाभ क्या क्या होते हैं उसके बारे में आप लोगों को बताना है। नेक्स्ट है, एसी तथा डीसी संचरण की तुलना कीजिए। यानी कि एसी ट्रांसमिशन और डीसी ट्रांसमिशन दोनों में क्या अंतर होता है वो आप लोगों को लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आलम्बों का वर्गीकरण कीजिए स्टील तथा कास्ट यानी कि लकड़ी के। शुद्ध हिंदी यहाँ पर प्रयोग की गई है। आलम्ब यानी कि आप लोग का जो सपोर्ट होता है, जो आप लोग का जैसे पोल हो गया, स्टील टावर हो गया, स्तंभ हो गए, इनको बोलते हैं आलम्ब। तो ये है, आलम्बों का वर्गीकरण कीजिए, स्टील तथा कास्ट यानी लकड़ी के आलम्ब की तुलना कीजिए, दोनों में क्या अंतर होते हैं। पहले आप लोग को सपोर्ट का वर्गीकरण करना है कि आप लोग का सबसे पहले आता है पोल, लकड़ी का पोल, फिर इसके बाद धीरे धीरे निर्माण हुआ आरसीसी का, फिर स्टील आया, फिर इसके बाद आते हैं लास्ट में हमारे स्टील टावर। तो उसी प्रकार से आप लोग को क्लासिफिकेशन करना है। देन उसके बाद आप लोग को दोनों में डिफरेंस बताना है कि स्टील और लकड़ी वाले में क्या डिफरेंस होता है। तो आप लोग को पता होगा स्टील के जो आप लोग के सामर्थ्य होती है वो आप लोग की ज़्यादा होती है लकड़ी की अपेक्षा में। लकड़ी हमारी काफ़ी कम टाइम तक चलती है क्योंकि इसमें दीमक वगैरह लग जाते हैं, इस वजह से इसका प्रयोग अब अत्यंत सीमित जगहों पर किया जाता है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, पिन इंसुलेटर की संरचना की व्याख्या कीजिए। तो आप लोग को पता होगा कि जो पिन इंसुलेटर होता है ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन लाइन पे प्रयोग किया जाता है और ये हमारा 33 केवी और 11 केवी के लाइन में ये प्रयोग किया जाता है। तो इसकी आप लोग को संरचना बनाना है यानी कि डायग्राम बनाना है और उसके बारे में आप लोग को लिखना है। दोस्तों वीडियो पसंद आ रही तो फटाफट अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना और फटाफट कमेंट कर देना और लाइक भी कर देना। नेक्स्ट है हमारा, माला दक्षता को समझाइए। यानी कि स्टिंग हमारी जो होती है ट्रांसमिशन लाइन में, जो हमारे टावर होते हैं उन टावरों में हमारे जो वायर होता है, जैसे कि मान लीजिए 3 फेज हमारे जाते हैं, तो 3 फेज उन दोनों तीनों वायरों के बीच में जो हमारी दक्षता बनती है, स्टिंग बनती है, उसको आप लोग को यहाँ पर समझाना है कि स्टिंग दक्षता क्या है। नेक्स्ट है, सैग क्या है, सैग की गणना किस प्रकार की जाती है। तो सैग आप लोग को पता होगा ट्रांसमिशन लाइन में कि सैग क्या होता है। सैग को हिंदी में बोलते हैं झोल। जो दो टावरों के बीच में वायर होता है उसके बीच में झोल रखा जाता है, क्योंकि हमारे जो 12 महीने होते हैं एक साल में, तो उन मौसमी प्रभाव के कारण उसमें सैग जो है घटता बढ़ता रहता है। मान लीजिए गर्मी का सीजन है तो वायर जो है थोड़ा थोड़ा पिघलता है, तो उसमें नम्यता आती है, इस वजह से वो थोड़ा सा ढीला रखा जाता है। और सर्दियों में क्या होता है, उसमें जकड़न हो जाती है, टाइट हो जाता है, इसलिए हमें सैग को मेंटेन करके रखना पड़ता है। तो आप लोग को बताना है यहाँ पर सैग क्या है और सैग की गणना यानी किस प्रकार की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरोना प्रभाव को समझाइए। तो आप लोग को पता होगा ट्रांसमिशन लाइन में कोरोना इफेक्ट एक बहुत ही बड़ा लॉस है इलेक्ट्रिकल एनर्जी का, तो उसके बारे में आप लोग को बताना है कि क्या होता है। आप लोग ने हालांकि काफ़ी पढ़ा होगा कोरोना के बारे में। ये कोरोना इफेक्ट जो है हमारे वायर में होता है, जो हमारे आसपास के एटमॉस्फेयर में जो कण होते हैं वो जाके वायर में चिपक जाते हैं उसके मैग्नेटिक इफेक्ट के कारण, जिसके कारण उसमें एक अलग से इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस हो जाती है जो मेन इलेक्ट्रिकल एनर्जी का पावर का विरोध करती है। और इसमें हमारी ओजोन गैस जो होती है O2 वो भी प्रोड्यूस होती है और इसमें हरी कलर की जो है हमारे गैस निकलती है और हमारे झंझनाहट की आवाज़ भी आती है। तो वो हमारा सारा क्या होता है, कोरोना होता है। दोस्तों यही सारे क्वेश्चन जो है आप लोग के 2023 के एग्ज़ाम में आने वाले हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और बहुत ज़्यादा आप लोग को ईजी भी लग रहे होंगे, क्योंकि ये आप लोग यदि एक बार भी पढ़ लेते हैं या फिर समझ लेते हैं तो आसानी से आप लोग को याद हो जाता है और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी हैं। तो नेक्स्ट है हमारा 9 नंबर, वितरण प्रणाली में होने वाली हानियाँ कौन कौन सी होती हैं। यानी कि आप लोग को बताना है कि डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम
यानी कि हमारा जो सबसे पहले आता है जनरेशन, फिर ट्रांसमिशन, फिर देन आता है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन। तो डिस्ट्रीब्यूशन जो हमारा सिस्टम होता है उसमें हानियाँ कौन कौन सी आती हैं उसके बारे में आप लोग को बताना है, कौन कौन से लॉसेस होते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा 10 नंबर क्वेश्चन, ओवरहेड लाइनों की तुलना में अंडरग्राउंड लाइनों के लाभ लिखिए। इसके बाद आता है हमारा अंडरग्राउंड केबल की संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो चुका है, यहाँ पर मिस प्रिंट हुआ है। तो यहाँ पर आप लोग को बताना है कि अंडरग्राउंड केबल जो हम लोग बिछाते हैं उनमें हम उसकी संरचना किस प्रकार होती है। तो सबसे पहले हमारी वायर होता है, वायर के ऊपर इंसुलेशन चढ़ा होता है, देन उसके बाद हमारी बिडिंग होती है, इसके बाद हमारा आर्मरिंग होता है। इस तरह की हमारे कई सारी लेयर मिला करके जब हमारा एक केबल का निर्माण होता है तो उसकी संरचना बनाना है, उसके बारे में लिखना है। नेक्स्ट आ जाते हैं अंडरग्राउंड केबलों में होने वाले दोष तथा इनको ज्ञात करने वाले विभिन्न परीक्षण के नाम लिखिए। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और हर बार ये पूछा जाता है। और इसके बाद इसके आगे है मुर्रे लूप टेस्ट को समझाइए। तो मुर्रे लूप टेस्ट, इसके अलावा केबल में विभिन्न प्रकार के टेस्ट होते हैं जिसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है मुर्रे लूप टेस्ट होता है, क्योंकि इससे परीक्षण जो है बहुत ही आसानी से हो जाता है और ये कई बार अलग से भी पूछ लिया जाता है 5 नंबर में। तो ये आप लोग को तैयार करके जाना है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग को थोड़ा समझा देते हैं डिटेल वाइज कि अंडरग्राउंड केबल जो हमारी होती हैं उनमें कौन कौन से फॉल्ट आते हैं। तो हमारे यांत्रिक एक आघात होता है जिसके कारण हम लोग उसमें आर्मरिंग लगाते हैं, तो उसमें हमारे कई प्रकार के दोष होते हैं। इसके बाद हमारा है कि विभिन्न प्रकार के परीक्षण के नाम लिखना है सिर्फ उसके। तो विभिन्न प्रकार के आप लोग को केबल में जो टेस्टिंग की जाती है कि इसमें क्या क्या फॉल्ट आए हैं, तो उसके कारण बहुत सारी विधियां होती हैं, उन विधियों के नाम लिखना है। उसमें से एक विधि होती है आप लोग की मुर्रे लूप टेस्ट, तो इसके बारे में आप लोग को लिखना है। नेक्स्ट आ जाते हैं निम्न को परिभाषित कीजिए, फीडर और सर्विस वेंस। तो फीडर हमारा क्या होता है, फीडर जो है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में होता है। सबसे पहला होता है फीडर, इसके बाद होता है डिस्ट्रीब्यूटर, इसके बाद होता है सर्विस मेंस। तो फीडर जो होता है हमारा एक प्रकार के वायर होते हैं जो हमारी बस से होती हैं। आप लोग ने देखा होगा कि कई प्रकार के जो कंडक्टर वायर होते हैं वो सब स्टेशनों में प्रयोग किए जाते हैं। तो एक तरह के बस तरह का बना होता है, तो उसे बोलते हैं फीडर वायर, जो कई प्रकार के कई तरह से कनेक्ट होती है और सीधे ट्रांसफार्मर से होती है या फिर हमारा आइसोलेटर से कनेक्ट होती है ट्रांसमिशन लाइन से, तो वो हमारे क्या होते हैं, फीडर वायर। इसके बाद होता है डिस्ट्रीब्यूटर वायर, जो हमारे ट्रांसमिशन से लेकर के घर के बाहर तक जो पोल होते हैं, खंबे होते हैं, उन तक जो वायर आता है उसे बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटर। और उसके बाद जो हमारा मीटर से लेकर के घर के पोल से लेकर के घर के मीटर तक जो हमारा वायर आता है उसको बोलते हैं सर्विस मेंस। तो बस इन्हीं के बारे में आप लोग को लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सब स्टेशन का वर्गीकरण कीजिए, आउटडोर सब स्टेशन को सविस्तार सहित समझाइए। तो आप लोग को बताना है कि सब स्टेशन कितने प्रकार के होते हैं। तो 11 kV सब स्टेशन होता है, 33 kV होता है, 66 kV होता है, सब स्टेशन होता है, ग्रिड सब स्टेशन होता है, मेन सब स्टेशन होता है। तो इस तरह के बहुत सारे आप लोग के सब स्टेशंस होते हैं, तो वही इनका आपका वर्गीकरण करना है, क्लासिफिकेशन करना है। इसके बाद आप लोग को बताना है आउटडोर सब स्टेशन के बारे में। नेक्स्ट हमारा आता है निम्न पावर फैक्टर के क्या कारण हैं, इसे सुधारने के सभी उपाय लिखिए। तो आप लोग को बताना होगा कि ट्रांसमिशन लाइन हो या फिर डिस्ट्रीब्यूशन लाइन हो, इनमें हमारा जो पावर फैक्टर होता है वो क्या होता है, cos फाई। तो आप लोग को पता होगा एक फार्मूला बहुत ही पहले से आप लोग फर्स्ट ईयर से पढ़ते आ रहे होंगे, VI cos फाई, यानी कि जो हमारा पावर का फार्मूला होता है W या फिर P = VI cos फाई। तो VI हमारा होता है वोल्टेज और करंट का मल्टीप्लाई, और इसके बाद आता है एंगल जो होता है cos फाई, उसे बोलते हैं हम लोग पावर फैक्टर। वही आप लोग को लिखना है, फार्मूला भी आप लोग को लिखना है, देन उसके बाद उसकी थोड़ी सी थ्योरी लिखना है और इसके सुधारने के उपाय आप लोग को बताना है कि किस प्रकार से इसको कम किया जा सकता है। तो दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी आप लोग फटाफट कमेंट करके बताइए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर जो भी दोस्तों पहली बार आए हैं तो फटाफट सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, और लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगी टेलीग्राम और व्हाट्सएप की, वहाँ जुड़ जाइएगा। आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँच जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।